हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बहुत खास बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि यदि आपकी वाइफ मायके चली जाती है और किसी कारणवश उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या आप इस डेथ के लिए फंस सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे से अच्छे होते हैं और बुरे से बुरे होते हैं। हालांकि इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो कि अपनी बेटी की मौत को भी भुनाते हैं, लेकिन होते हैं। अब जो थोड़े से लोग होते हैं इस तरह के, जो लालचवश ये सोचते हैं कि हमारी बेटी तो चली गई है, ये रिश्ता भी खत्म हो ही जाएगा, तो हम इसके हस्बैंड पर इल्जाम लगा देते हैं। तो वो हस्बैंड पर 304B का झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं, यानी कि दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा देते हैं कि उसे परेशान करता था, वो डिप्रेशन में थी और इस कारण से उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, अब ऐसे में क्या होगा? क्या पति के पास बचने का कोई साधन है या वो फंस जाएगा? और एक स्थिति इसमें और भी बनती है जिसकी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस पूरे कानून को जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब एक केस तो ये होता है कि आपकी पत्नी मायके गई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और वहां जाने के बाद उसकी किसी भी कारण से डेथ हो गई, साधारण डेथ हुई या असाधारण डेथ हुई। और वो जो मायके वाले थे वो सही प्रवृत्ति के लोग नहीं थे, वो उस कैटेगरी में थे जिस कैटेगरी में लालच वाले लोग रहते हैं, और उन्होंने लालचवश आपके ऊपर 304B का झूठा मुकदमा डाल दिया। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है, 304B यानी कि डाउरी डेथ, दहेज हत्या, ये बहुत बड़ा मुकदमा होता है जिसमें यदि आपको सजा होती है तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। अब जैसे ये मुकदमा पति पर पड़ता है तो पति और उसके घर वाले सारे दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि 304B के मुकदमे का प्रेशर इतना होता है। फिर जब वो राय लेते हैं तो अड़ोस पड़ोस वाले, रिलेटिव्स, सब लोग और डरा देते हैं कि भाई ये तो ऐसा मुकदमा है कि पूरी जिंदगी आपकी जेल में कट जाएगी। तो ऐसे केस में वो अपना होश खो बैठते हैं और फिर होता क्या है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लड़की वाले से संपर्क करते हैं। अब उन्होंने तो मुकदमा डाला ही इस वजह से था कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वहां जाते हैं तो फिर आपसे अच्छी खासी पैसे की डिमांड की जाती है कि अगर आप इतने पैसे चुका देते हैं तो हम ये मुकदमा वापस ले लेंगे। अब 304B जो मुकदमा है वो कॉम्प्रोमाइज योग्य तो नहीं है। अब इसको अलग तरीके से आउट ऑफ द वे जाके कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है, यानी कि जो इसमें गवाह होते हैं उनको हॉस्टाइल कर लिया जाता है, यानी कि जो गवाह अब तक पति के विरुद्ध गवाही देने वाले थे वो उसके फेवर में गवाही देते हैं और आखिर में मुकदमा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये मुकदमा निपटाया जाता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी इस बात को पर्सनली ना ले, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो जो होते हैं हम केवल उनकी बात कर रहे हैं, ये बात सब पर लागू नहीं होती। 90% आदमी ऐसा नहीं करता है, अपने बच्चों के लिए इस तरह की लालच नहीं करता है, पर 10% लोग ऐसे होते हैं। अब दोस्तों, इस बात का दूसरा पहलू भी है। अब दूसरा पहलू यह है कि पति और पत्नी के बीच में अनबन चल रही थी और पत्नी ने पति पर 498A का केस किया हुआ था, यानी क्रूरल्टी का केस किया हुआ था, दहेज का केस किया हुआ था। अब ऐसे केस में इसी दौरान पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगती है और वहां किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में आपका फंसना तय हो जाता है, क्योंकि पहले से ही दहेज का मुकदमा चल रहा था और अब उसकी डेथ हो गई, तो बड़ी आसानी से आपके ऊपर 304B का मुकदमा किया जा सकता है, क्योंकि 304B का मुकदमा डाउरी डेथ का होता है और डाउरी का केस आपके ऊपर पहले से चल रहा था, दहेज का केस आपके ऊपर पहले से चल रहा था, तो वो दहेज हत्या का मुकदमा आपके ऊपर बड़ी आसानी से कायम हो जाएगा। तो ऐसे केस में पति बुरी तरह से फंस सकता है। अब फिर बात वही आती है कि लोग बताएंगे, डराएंगे, आप डरेंगे और फिर जाकर के कॉम्प्रोमाइज के लिए जाएंगे और फिर वही प्रक्रिया होगी। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने कभी अपनी पत्नी को परेशान नहीं किया, यानी कि कभी उसके साथ क्रूरल्टी नहीं करी, कभी दहेज की डिमांड नहीं करी और 498A का मुकदमा आपके ऊपर झूठा दायर किया गया था और 304B का मुकदमा भी आपके ऊपर झूठा दायर किया गया है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी आप सभी को यह एडवाइस है कि कॉम्प्रोमाइज ना करें, किसी भी प्रकार का पैसा ना दें। अगर झूठा मुकदमा है तो फिर केस लड़ें, क्योंकि मुकदमा डालना बड़ा आसान है लेकिन उसे प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं, जब आपने क्रूरल्टी की ही नहीं, जब आपने दहेज मांगा ही नहीं, किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी, तो वो मुकदमे को प्रूव कैसे करेंगे। और इस प्रकार के झूठे मुकदमों की जो गवाही होती है वो अलग ही नजर आती है। जो वहां पर जजेस बैठे होते हैं उनको भी बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो देख के परख कर लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया वकील कीजिए और ऑनेस्टली अपने केस को लड़िए, निश्चित रूप से आपको उसमें जीत मिलेगी। मेन बात है अपने डर को जीतना, क्योंकि इतना बड़ा मुकदमा जब होता है और आजीवन कारावास यानी पूरी जिंदगी जेल के पीछे रहने की बात आती है तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं।
तो वही डर है, अगर आपने उस डर पे काबू पा लिया तो बड़ी आसानी से 304B का झूठा मुकदमा लड़कर उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।